देखिए, तो आज का सब टॉपिक है हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अभी तक हमने देखा कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन देखी और हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है या फिर ऐसे कौन से मेजर्स है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है या फिर कौन सा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फिर वो प्रॉब्लम मैथमेटिकल हो कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो, एल्गोरिदम तो हमारा क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई प्रोसीजर कि कौन से सीक्वेंस में हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ये हमारे पास एक एज अ ब्लूप्रिंट लिखा होना चाहिए। और वो जो भी लिखा हुआ है वो हम क्या करेंगे? इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है ये समझने के लिए मुझे बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि बहुत सारे रिसोर्स मैनेज ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, हमें कम रिसोर्सेज यूज़ करके क्या करना है? अच्छा इफ़िशिएंट एल्गोरिदम बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे रिसोर्स ये है, बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम को क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे बताइए, देखिए यानी मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन जो लुकआउट है वो काय पे है? टाइम और स्पेस पे। टाइम यानी क्या कि वो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में कम से कम टाइम लगना चाहिए, और स्पेस यानी क्या कि सपोज मेरा जो पर्टिकुलर डाटा है उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा मशीन में, कंप्यूटर में, तो उसको स्टोर के लिए बहुत कम से कम जगह लगनी चाहिए और क्या होना चाहिए? टाइम भी उसको बहुत ही कम लगना चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। दो चीज़ें होती है, एक तो स्पेस का के लिए चाहिए हमें वो डाटा को स्टोर करने के लिए, तो वो बहुत ही कम लगनी चाहिए, और एक होता है टाइम कि वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए टाइम भी क्या लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक वे से लिखा हुआ है, टाइम एंड स्पेस आर टू मेजर मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। यानी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ होती है, कभी बैटरी होती है, कभी या फिर कुछ और भी हमारा क्या हो सकता है? क्राइटेरिया हो सकता है, पर हमारा मेन लुकआउट क्या है? टाइम और स्पेस। ठीक है, हमें इन दोनों का ही लुकआउट करना है और इसके बेसिस पे ही हम एफिशिएंसी एल्गोरिदम की कैसे बढ़ाई जाती है वो देखेंगे। या फिर हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो एल्गोरिदम बहुत ही कम टाइम लेता है और बहुत ही कम स्पेस यूज़ करता है एल्गोरिदम परफॉर्म करने के लिए, वो एल्गोरिदम हमारा एफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। पर अब ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, यानी फिर ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है? ठीक है, देखिए हम इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से देखने वाले हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द फंक्शन ऑफ विच is the function which gives the running time and space in terms of input size। देखिए ये सेंटेंस को छोड़ दीजिए, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, कि मुझे क्या करना है? एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी? दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में देखा हमने। एक है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि एल्गोरिदम का जब प्रोसेस हो रहा है उसने कम से कम स्पेस लेनी चाहिए, और एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक फंक्शन ऑफ एन होता है, एफ ऑफ एन बोल सकते हैं हम। ये किस वेयर एन इज इनपुट साइज। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज एक अरे है वो 10 एलिमेंट्स का है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये किस फॉर्म में आने वाला है? फंक्शन ऑफ एन के फॉर्म में। अच्छा, एन क्या है? नंबर ऑफ इनपुट साइज। भाई इनपुट साइज कितनी है? जैसे कि सपोज मैंने बोला भी मुझे 100 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो फिर मेरा इनपुट क्या हो जाएगा? मेरा इनपुट साइज क्या हो जाएंगी? एन इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, हम पहले भी देख चुके हैं, पर हमें अभी ये फिर से देखना है क्योंकि हमें समझना है कि व्हाट इज ट्रेड ऑफ। ठीक है, कि ये ट्रेड ऑफ क्या होता है टाइम स्पेस का। ठीक है, एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए ये जो एल्गोरिदम्स है वो कोई एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एल्गोरिदम अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करे, या फिर मैंने आपको बताया कि एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग एल्गोरिदम्स क्या कर सकते हैं? अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये चॉइस किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना? ये तो हमारे इनपुट डाटा पे डिपेंड करती है कि ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमारे लिए यूज़ करना एफिशिएंट रहेगा। ठीक है,
अब ये कौन से डाटा एफिशिएंट रहेगा, देखिए इधर इसको हम फिर से थोड़ा सा आगे एग्जांपल से देखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एल्गोरिदम में कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। अब ये डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होना चाहिए ये किस पे डिपेंड करता है, इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि टाइप ऑफ डाटा या फिर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, भाई कौन से टाइप का डाटा है या उस पर हमें किस प्रकार से प्रोसेसिंग करनी है, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर ये डाटा स्ट्रक्चर चूज करना पड़ता है, ठीक है, और इसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, इफिशिएंट एल्गोरिदम डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई सपोज मेरे पास कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए 4 एल्गोरिदम है और उसमें से जो सेकंड वाला एल्गोरिदम है वो बहुत ही अच्छा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सेकंड वाला एल्गोरिदम जो है यानी 4 एल्गोरिदम में से ये हर बार क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे क्या होता है, हमारे डाटा स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है, हमारा जो डाटा है वो अगर उसमें जो यूज़ हुआ है डाटा स्ट्रक्चर वो अगर चेंज हो गया तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि हर बार ये सेकंड एल्गोरिदम जो है वो क्या रहेगा, मोस्ट एफिशिएंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू डाटा स्ट्रक्चर हमारा एल्गोरिदम भी क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। सपोज मैंने ये फर्स्ट अरे नाम का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया तो ये सेकंड वाला एल्गोरिदम जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है, पर ये अरे की जगह पे सपोज मैं लिंक लिस्ट या फिर ट्री रिप्रेजेंटेशन ये देखने वाले हम, लिंक लिस्ट ट्रीज ये हमारा पूरा एक यूनिट है। सपोज मैंने अरे की जगह पे डाटा मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किया, यानी कि मैंने डाटा स्ट्रक्चर क्या कर दिया, अलग कर दिया, और वो जो 4 एल्गोरिदम्स है उसमें से सेकंड वाला एल्गोरिदम हमारा अरे के लिए बहुत, अरे नाम के डाटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इफिशिएंट था। पर अब अगर मैं वहाँ पे लिंक लिस्ट ये करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड की जगह पे 1, 3, 4 में से कोई और एल्गोरिदम क्या हो, एफिशिएंट हो। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं इसको कि हर बार कोई भी एक ही एल्गोरिदम मोस्ट एफिशिएंट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये वेरी हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है ये कि हमारा जो डाटा है उसने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, यानी डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि वो कंप्यूटर में डाटा स्टोर कैसे है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा सर्चिंग एल्गोरिदम्स। अब हम यहाँ पे हम 2 सर्चिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे, इनके एल्गोरिदम्स हम बहुत ही डिटेल में आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम समझते हैं कि ये सर्चिंग एल्गोरिदम्स करते क्या है और कैसे, यानी टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ यानी होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या। अरे ये ट्रेड ऑफ का मीनिंग इतना है कि बहुत बार क्या होता है, देखिए हम ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च यहाँ पे 2 टॉपिक्स देखने वाले हैं, पर फिर भी आप एक सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि बहुत बार क्या करते हैं हम कि अगर मुझे एफिशिएंट एल्गोरिदम चाहिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले ली, यानी कि मुझे कभी कभी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी वो डाटा को स्टोर करने के लिए, और अगर मुझे वो डाटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगती है तो उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, एंड वाइस वर्सा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि मेरा जो डाटा है वो बहुत ही कम स्पेस यूज़ करे और बहुत ही कम टाइम में वो क्या करे, रन हो जाए। कभी कभी क्या हो जाता है, एक ट्रेड ऑफ की सिचुएशन आ जाती है, ट्रेड ऑफ यानी वाइस वर्सा की सिचुएशन आ जाती है, यानी अगर मुझे एल्गोरिदम का टाइम क्या करना है, कम करना है, तो ऐसा हो जाता है कि मुझे जो स्टोरिंग की स्पेस है, अगर मैं एल्गोरिदम में स्पेस बढ़ा देता हूँ तो टाइम कम लगता है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर क्या होता है अगर मैं स्पेस कम करने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं बहुत ही कम स्पेस यूज़ करके वो एल्गोरिदम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है। और यही जो बिहेवियर है टाइम और स्पेस का, कि कभी मैं टाइम कम करने के चक्कर में स्पेस का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्पेस यूज़ हो जाती है, या फिर कभी कभी स्पेस कम यूज़ करने के चक्कर में एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए टाइम क्या लग जाता है, ज़्यादा। तो ये जो बिहेवियर है इसी को ही क्या बोला जाता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, यानी किस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आपको अब बताता हूँ डिटेल में। देखिए सर्चिंग एल्गोरिदम में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एम्प्लॉय डाटा सेट का, कि सपोज हमारा क्या है, एक फाइल है, वो फाइल में क्या है, एम्प्लॉय नाम के एंटिटी की डिटेल्स है। मैंने बताया था एंटिटी क्या होता है, एंटिटी एक हमारा क्या होता है, रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट ही होता है। एम्प्लॉय नाम का डाटा सेट है, यानी उसमें क्या क्या स्टोर है, देखिए इधर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, यानी कि क्या होना चाहिए, बहुत सारे वो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सभी के नेम्स, वो पर्टिकुलर नेम का एड्रेस, सपोज यहाँ पे ABC है,
ABC नेम का एम्प्लॉय जो है उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर और उसकी एज, यानी ये 4 एट्रीब्यूट्स हमने क्या किए, स्टोर किए। ठीक है, और सपोज ये एक रिकॉर्ड हो गया ABC नाम के एम्प्लॉय का, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स से, सपोज 100 रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं। क्या है हमारे पास, 100 रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ABC, एड्रेस ले लिया मैंने यहाँ पे समथिंग XYZ, पर्टिकुलर एक फिक्स एड्रेस होगा, और ये 235680 एंड सो ऑन जो भी, और एज 28। सपोज़ एक और रिकॉर्ड है, सपोज़ मैंने ले लिया यहाँ पे BCD, और यहाँ पे ले लिया मैंने YZ, जो एक एड्रेस ले लिया, इसका एक पर्टिकुलर क्या ले लिया, नंबर ले लिया, और इसकी क्या ले ली हमने, एज, वो एम्प्लॉय की एज। ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है, सपोज़ मैंने बोल दिया ऐसे 100 रिकॉर्ड्स है, तो यानी n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, n इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, सभी को विजिबल है, देखिए इधर। तो n कैसे क्या किया मैंने, ये हमारे जो नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर एज, ये चारों भी हमारे क्या है, ये चारों भी हमारे एट्रीब्यूट्स है। किसके एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नाम की एंटिटी के। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने ये रो वाइज जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है। ये मैंने एक सैंपल क्या लिया हुआ है, डाटा लिया हुआ है। अब ये सैंपल डाटा पे किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। सपोज़ मुझे क्या करना है, मैंने आपको एक नेम दे दिया कि भाई एक नेम है सपोज़ ABC, और ये ABC नाम के एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, ABC नाम के एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर चाहिए। तो वो हमें क्या करते आना चाहिए, सर्च करते आना चाहिए। या फिर किसी दिन मैंने सोचा कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, मुझे मेल करना है या उनके घर पे लेटर भेजना है, तो मुझे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस, ये दोनों चीज़ें पता करनी पड़े। या कभी मैंने आपको बोल दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए कि ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, इनमें से जितने भी एम्प्लॉयज़ 50 एज 50 के ऊपर है, यानी कि सीनियर एम्प्लॉयज़, मुझे सपोज सीनियर एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए कि जिनकी एज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 ईयर्स। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ की एज 50 या 50 से ज़्यादा है, उनकी अलग से लिस्ट बनानी है। या फिर कभी किसी दिन कोई एम्प्लॉय क्या करके क्या किसी एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दिया, तो वो रिकॉर्ड मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। या फिर कोई एम्प्लॉय क्या हो गया, न्यू ज्वाइन हुआ, तो उसका रिकॉर्ड भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। या फिर बहुत बार क्या हो जाता है, वो एम्प्लॉयज़ की सपोज शिफ्टिंग हो गई, उसकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्टिंग हो गई, तो क्या हो सकता है, ये उसका एड्रेस और उसका क्या हो सकता है, टेलीफोन नंबर चेंज हो सकता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपडेट। यानी कि हमारी ये जो डाटा है या हमारा जो डाटा सेट है, ये डाटा सेट में हमें बहुत बार क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ रिकॉर्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी डिलीटिंग का रिकॉर्ड करना पड़ता है। या फिर कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये डाटा हमें क्या, कैसे हमने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हमने इसको स्टोर किया हुआ है और हम इस पर किस टाइप के एल्गोरिदम्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कितनी स्पेस लगने वाली है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं पहले लीनियर सर्च। अब ये लीनियर सर्च यानी क्या होता है, देखिए इसका जो नाम है वही इसका मीनिंग है। लीनियर सर्च यानी क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने आपको एक नेम दे दिया, सपोज यहाँ पे एक नाम आएगा RAM, राम। ठीक है, सपोज मैंने आपको टास्क दे दिया, भाई एक राम नाम का एम्प्लॉय है और इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए। ठीक है, क्या करना है मुझे, ये डाटा पे, ये डाटा मेरे पास अवेलेबल है डाटा सेट, और मुझे राम नाम के एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए, और मुझे लीनियर सर्च नाम का एल्गोरिदम परफॉर्म करना है। तो ये लीनियर सर्च नाम का एल्गोरिदम करता क्या है या ये कैसे वर्कआउट करता है, बहुत ही सिंपल है। क्या कीजिए आप, 1 बाय 1 नेम आप क्या कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है, सपोज ये जो राम है ये कितने नंबर पे है, ये 25 नंबर पे हमारा ये रिकॉर्ड सेव है। ठीक है,
तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम ये जो पहला नेम है इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये राम और ये ABC क्या ये इक्वल है, कंपेयर करेंगे कि भाई ये पहले रिकॉर्ड में जो नेम है क्या वो राम है, नहीं, तो हम क्या करेंगे सेकंड रिकॉर्ड का नेम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ, भाई यहाँ पे भी राम नहीं है, तो फिर थर्ड, देन फोर्थ, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। यानी 1 बाय 1 क्या करेंगे हम, एक एक रिकॉर्ड को 1 एट अ टाइम, एक एक रिकॉर्ड के नेम को चेक करेंगे कि क्या भाई यहाँ पे राम का डाटा अवेलेबल है, और जैसे ही वो हमें राम 25 नंबर पे मिल जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग जो भी टेलीफोन नंबर होगा वो क्या कर देंगे हम प्रिंट कर लेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में। यानी लीनियर सर्च की बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप एक एक रिकॉर्ड को क्या करते जाइए, चेक करते जाइए। यानी कि आप पहले नेम से कंपेयर कीजिए, भाई क्या यहाँ पे राम लिखा हुआ है क्या, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है, ऐसे 100 के 100 रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि राम नाम का एम्प्लॉई कहाँ पे है। लीनियर सर्च 1 बाय 1, 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम, बहुत ही सिंपल है, जो इसका नाम ही एल्गोरिथम का क्या है, लीनियर सर्च। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कंपेरिजन्स। यानी कि टाइम क्या होता है, मुझे बताइए हम आखिर कर क्या रहे हैं, ये लीनियर सर्च में हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं कि हमने पहले एम्प्लॉय का नेम उठाया और हमने कंपेयर किया कि क्या ये राम है, नहीं, फिर हमने सेकंड, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो मोस्ट प्रीशियस ऑपरेशन है या फिर फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ पे जो है वो क्या है, कंपैरिजन। सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि एक कंपैरिजन को कितना टाइम लगता है, एक कंपैरिजन को 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम लीनियर सर्च जो है वो कितनी कंपैरिजन्स करने वाला है, अगर n = 100 है, यानी कि अगर ये डाटा सेट में अगर 100 रिकॉर्ड्स है तो क्या करने वाला है, वो 100 टाइम्स कंपैरिजन करने वाला है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, 100 × 1 मिनट, यानी कि 100 मिनट्स लग जाएंगे। आई बात समझ में। यानी कि मैं इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कंपैरिजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंपैरिजन्स होने वाली है, n कंपैरिजन होने वाली है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम T ऑफ n, टाइम कितना लगने वाला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n लिखिए, या फिर टाइम इज इक्वल्स टू C × n लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये C क्या है, कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो C नाम का कांस्टेंट है वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट, कि हम कौन से मशीन पे उसको यूज़ कर रहे हैं। सपोज एक कंपैरिजन को 1 मिनट लगता है, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसे कितने कंपैरिजन है, आई बात समझ में। तो लीनियर सर्च यानी क्या करता है, लीनियर सर्च 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा, कंपेयर करेगा, जहाँ पे मिल गया वो उसका वो डाटा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा या एक्सट्रैक्ट कर देगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, मैंने बोल दिया भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n, पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब आप इसको n समझिए तो ये भी करेक्ट है। अब आप इसको एक ऐसा भी व्यू बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस सिखाया था लास्ट क्लास में, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये n हो या फिर n/2 हो, यानी यहाँ पे 3n हो या 4n हो या 5n हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो क्या चाहिए, टाइम कितना है, प्रोपोर्शनल टू n लगने वाला है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, एक अपर बाउंड चाहिए या फिर लोअर बाउंड चाहिए, या फिर हमें क्या देखा था, एक थीटा करके एक टाइट बाउंड देखा था। ठीक है, तो कोई कोई ऐसा भी समझ सकता है कि ये 100 रिकॉर्ड्स में से ये जो मेरा नाम है, नेम है, वो कभी क्या हो सकता है, सेकंड नंबर पे मिल सकता है, कभी 98 नंबर पे मिल सकता है, कभी वो रिकॉर्ड 25 नंबर पे बोल सकता है। तो ऑन एन एवरेज कोई ऐसा भी बोल सकता है कि भाई n/2, ऑन एन एवरेज n/2 कंपेरिजन्स क्या होते हैं। पर मुझे बताइए कि किसी ने बोल दिया भाई ऑन एन एवरेज n/2 कंपेरिजन्स होते भी है, तो मुझे बताइए टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n/2, तो ये जो 1/2 है वो तो C में क्या में मर्ज होने वाला है, C नाम के कांस्टेंट में मर्ज होने वाला है। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो लीनियर सर्च है वो कितना टाइम लेता है, लीनियर सर्च हमारा क्या लेता है, ऑर्डर ऑफ n या फिर बिग O ऑफ n जितना वो टाइम लेता है। ठीक है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले सकता है, n। क्यों ऐसा n, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो जो मेरा राम नाम का एम्प्लॉय है वो क्या हो सकता है, 100 लास्ट, ऐसा हो सकता है कि वो राम नाम का रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड हो। ठीक है, वो 100 पोजीशन पे सेव है, तो अगर वो लास्ट पोजीशन पे सेव है तो कितने कंपैरिजन्स होंगे, 100 कंपैरिजन्स होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ n, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, n टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n। ठीक है, या फिर इसको थीटा ऑफ n भी आप बोल सकते हो। आई थिंक कि आपको ये लीनियर सर्च समझा होगा। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च, और उसके बाद में फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या करता है,
कैसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट हमारा इफ़िशियंसी को वेरी करता है। और टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मीनिंग आप फिलहाल इतना ही समझिए कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मीनिंग है कि अगर हमें वो एल्गोरिदम का टाइम कम करना है, कि उसको एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए वो एग्जाम्पल एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए टाइम कम हमें लगना चाहिए। इसके लिए क्या हो जाता है, कभी कभी स्पेस ज़्यादा लग जाती है, या फिर कभी कभी हम स्पेस कम करने के चक्कर में टाइम हमारा क्या लग जाता है, प्रोसेसिंग को ज़्यादा लग जाता है। इसी बिहेवियर को ही टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बोला जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं अभी हम बाइनरी सर्च। ठीक है, देखिए तो अब है हमारा सेकेंड सर्चिंग टेक्निक बाइनरी सर्च। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने अभी अभी देखा कि लीनियर सर्च में क्या हो रहा था कि सपोज़ अगर हमारे वहाँ पे क्या है 100 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और मुझे वहाँ पे राम नेम का एक एम्प्लॉय सर्च करना है, तो हम 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को ट्रेवर्स कर रहे थे और चेक कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि क्या राम वहाँ पे अवेलेबल है। तो सपोज़ मुझे बताइए, मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें तो अभी तक कितने थे, 10 ये थे, 10 ही 100 कितने रिकॉर्ड्स लिए थे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में, कितने लिए थे, 100 लिए थे शायद, है ना। हाँ, मैंने 100 रिकॉर्ड्स लिए थे और 100 रिकॉर्ड्स में मैंने क्या किया, सर्च किया। पर मुझे बताइए जब मुझे लीनियर सर्च यूज़ करना है और ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सपोज मैंने बोल दिया भाई ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 25,000, यानी कितने रिकॉर्ड्स है, 25,000 एम्प्लॉयज़ का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और अब मुझे अगर वहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक नेम सपोज राम मुझे सर्च करना है, तो मुझे बताइए लीनियर सर्च क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड को चेक करता है, हर एक रिकॉर्ड से कंपेयर करेगा, हर एक रिकॉर्ड के नेम से कंपेयर करेगा कि क्या राम वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर 25,000 हमारे क्या है रिकॉर्ड्स है और एक कंपैरिजन को सपोज 1 मिनट लगता है, तो लीनियर सर्च में तो कितनी कंपैरिजन होंगी, 25,000 कंपैरिजन होंगी। और अगर एक कंपैरिजन को 1 मिनट लगता है, 1 मिनट, तो 25,000 रिकॉर्ड्स को हमें लीनियर सर्च अप्लाई करने के लिए कितना लगेगा, 25,000 मिनट्स लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जो लीनियर सर्च है, ये लीनियर सर्च हमारा क्या हो जाता है, इफ़िशिएंट नहीं है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और हमें तो क्या चाहिए, एक इफ़िशिएंट एल्गोरिदम चाहिए। कैसे इफ़िशिएंट एल्गोरिदम चाहिए, कि जिसने क्या करना चाहिए, टाइम भी कम लेना चाहिए और स्पेस भी कम लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर इसका हम सेकंड सर्चिंग टेक्निक देखते हैं, बाइनरी सर्च। ठीक है, अब मैं बाइनरी सर्च क्या होता है वो बता देता हूँ, और फिर हम देखेंगे फिर से एक बार कि क्या ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, या फिर क्यों हम ये दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर को कौन सा एल्गोरिदम सूटेबल है। ये डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम ही मोस्ट इफिशिएंट हो। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, यानी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन एल्गोरिदम, हमारा एल्गोरिदम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। भाई इस सिचुएशन में ये एल्गोरिदम मोस्ट इफिशिएंट है, ये सिचुएशन में ये एल्गोरिदम मोस्ट इफिशिएंट है। पर हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ तो वही होता है कि टाइम कम लगाने के चक्कर में हमने अगर ज़्यादा स्पेस यूज़ कर ली, या फिर स्पेस कम यूज़ करने के चक्कर में अगर हमारा एल्गोरिदम को सॉल्व करने का टाइम बढ़ गया, तो ये जो फिनोमिना है, या ये जो हमारा एनालिसिस है, इसी को ही क्या बोला जाता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बोला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होना चाहिए, बाइनरी सर्च की इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है। बाइनरी सर्च हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। अब सॉर्टेड यानी क्या, सपोज मैं बोलता हूँ भाई ये नेम्स का कॉलम है, मैंने अभी ये बताया था, ये एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है, उसका ये क्या है हमारा, उसकी एक फाइल है, और सपोज उसके एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, ये 4 एट्रीब्यूट्स हमने क्या किए, लिए हैं। और फिर हमने ये इतने सारे हमने क्या किए हुए, रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं। आई बात समझ में? अब मुझे बताइए कि इतने सारे मैंने रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं यहाँ पे, और ये रिकॉर्ड्स मैंने कैसे लिए हुए, एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिए हुए हैं। ये एक रफ एग्जांपल है, मैंने ये सॉर्टेड ऑर्डर में लिए हुए, जैसे कि पहले देखिए अमित, फिर भरत, फिर चंदन, फिर देव, एंड सो ऑन, फिर सूरज, फिर एंड सो ऑन, जियान, या एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि क्या है, ये एक सॉर्टेड ऑर्डर है। देखिए ये ए वाला नाम बी वाले नाम से ऊपर आ रहा है, या फिर ये जो एस वाला नाम है ये ए बी सी डी जे जो भी इन नाम्स के नीचे आ रहा है, यानी ये हमारी क्या है, एक सॉर्टेड लिस्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है। कल चल के सपोज ये इंटीजर नंबर्स की लिस्ट रहती थी, तो हम एक असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को उसमें क्या कर लेते थे,
सॉर्ट कर लेते थे, पर ये क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब ये बाइनरी सर्च टेक्निक कैसे अप्लाई होती है, सपोज फिर से मैंने बोल दिया, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि सपोज मुझे एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है राम, और उसका मुझे क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, उसका मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये राम नाम का रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, और वो रिकॉर्ड में जो भी टेलीफोन नंबर लिखा हुआ होगा वो मुझे निकालना है, वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सी टेक्निक फॉलो करूँगा, अब मैं यहाँ पे लीनियर सर्च नहीं बाइनरी सर्च करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज मैंने बोला भाई ये जो रिकॉर्ड्स है ये कितने रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है। ये कितने रिकॉर्ड्स है भाई, सपोज ये कितने रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये अगर 100 रिकॉर्ड्स है तो मैं इनका क्या कर दूंगा, मिडल वाला एलिमेंट फाइंड करूंगा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका मिडल वाला एलिमेंट फाइंड करेंगे। मुझे बताइए अगर 100 मैंने बोल दिया भाई जैसे 1 से लेके 100 तक हमारे पास रिकॉर्ड्स है, तो इसका मिडल वाला कौन सा हो जाएगा, 50th नंबर का जो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मुझे बताइए सपोज मैंने बोल दिया 50th नंबर पे क्या कौन है, सूरज है। तो ये जो मिडल वाला एलिमेंट है, मिडल वाला रिकॉर्ड है, इससे आप कंपेयर कीजिए हमारे जो डाटा को सर्च करना है, किसको सर्च करना है, हमें राम को सर्च करना है। तो आप ये राम को कंपेयर कीजिए सूरज से। तो मैंने ये राम को कंपेयर किया सूरज से, तो मुझे बताइए कि ये इक्वल तो नहीं है, यानी मेरा सर्च अभी भी ख़त्म तो नहीं हुआ, मुझे ऐसा तो नहीं है कि राम नाम का रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। पर अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैंने ये कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, राम को और सूरज को। तो मुझे बताइए मुझे ये राम सर्च करना है, इसका पहला लेटर क्या है, आर, और ये मिडल पे कौन है, सूरज। तो मुझे बताइए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस पहले आता है कि आर पहले आता है, अरे भाई एस पहले आता है कि आर पहले आता है, आर पहले आता है, ठीक है। आर के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सूरज आता है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको मालूम है कि ये लिस्ट कौन सी है, सॉर्टेड लिस्ट है, यानी ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई लिस्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, ए से लेके जेड तक वो क्या है, सॉर्टेड है। और मुझे चाहिए था राम, पर मुझे वहाँ पे अवेलेबल कौन है, मिडल पे सूरज। तो मुझे बताइए आप इन दोनों को कंपेयर करके क्या ये बता सकते हो कि ये जो राम नाम का जो रिकॉर्ड है ये सूरज नाम के रिकॉर्ड से ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि लिस्ट तो सॉर्टेड है। यानी कि ये जो सूरज नाम का रिकॉर्ड है 50th नंबर पे, ये एस के नीचे क्या आ जाएगा, एस के बाद वाले पूरे रिकॉर्ड्स नीचे रहेंगे, और एस के पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो रिकॉर्ड्स पूरे ऊपर रहने वाले हैं। यानी ये तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो या तो राम अपर हाफ में होगा या तो लोअर हाफ में होगा। पर आप ये एस को देख के और ये आर को देख के क्या समझ सकते हो कि भाई हमारा राम जो है वो जो ये सूरज है वो सूरज नाम के रिकॉर्ड से ऊपर ही होगा, क्योंकि वो लिस्ट तो हमारी क्या है, सॉर्टेड है। अरे आई बात समझ में। यानी अब मैं क्या कर दूंगा, देखिए इधर, अब जो मेरा ये 100 एलिमेंट्स का ये था, 100 रिकॉर्ड्स थे, इनमें से मैं क्या कर दूंगा, इसको दो हाफ में डिवाइड कर देंगे, एक 1 से लेके 50 और एक 51 से लेके 100 तक। अब आपको ये तो समझ, यानी सपोज मेरा ये 50th एलिमेंट मिडल एलिमेंट है, तो अब इसके दो हाफ हो जाएंगे, एक फर्स्ट रिकॉर्ड से 49 तक और एक 51 से लेके 100 तक। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो राम नाम का रिकॉर्ड है ये 1 से लेके 49 रिकॉर्ड जो है उसमें होगा, 51 से लेके जो 100 रिकॉर्ड्स है इसमें ये नहीं रहने वाला है। यानी अब मैं सिर्फ ये क्या करूँगा, अपर हाफ, यानी मैं अब हम क्या करेंगे, ये 1 से लेके 49 ये सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अरे आई बात समझ में। तो चलिए देखिए फिर से ये अगेन हमें अप्लाई करना है। अब हमने क्या कर दिया, ये एक अपर हाफ था, ये एक लोअर हाफ था। अब मुझे ये समझ गया कि मेरा राम नाम का रिकॉर्ड अपर हाफ में होगा, तो मैंने ये लोअर हाफ को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, स्किप कर दिया। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इस पर हम फिर से प्रोसेसिंग करेंगे। क्या प्रोसेसिंग करेंगे, इनका फिर से मिडल निकालिए, 1 + 49 डिवाइडेड बाई 2, यानी इनका ऑन एन एवरेज, इसका एवरेज क्या आ जाएगा 25, इसका एवरेज क्या आ जाएगा 25, यानी 25th नंबर का रिकॉर्ड। सपोज मैंने 25th नंबर का रिकॉर्ड देखा और 25th नंबर के रिकॉर्ड पे 25th नंबर का जो रिकॉर्ड है, सपोज वहाँ पे क्या है, जीवन, क्या है, एक जीवन नाम का रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है। यानी मैंने ये जो लिस्ट है अपर हाफ, उसको मैंने क्या कर दिया, उसका फिर से मिडल निकाला, वो आया 25th, और 25th नंबर पे हमारा क्या पड़ा है, सपोज 25th नंबर पे हमारा कौन है, जीवन है। अब हम इसको फिर से कैसे कंपेयर करेंगे, राम से। अरे भाई मुझे हम राम से इसको कंपेयर करेंगे तो मुझे बताइए ये दोनों इक्वल तो नहीं है, यानी राम का नाम का रिकॉर्ड तो हमें अभी तक नहीं मिला। पर मुझे बताइए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जे पहले आता है कि आर पहले आता है,
जे पहले आता है, यानी कि 25th नंबर पे अगर जे वाला रिकॉर्ड है, अरे तो जे के बाद वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे वो उसके नीचे होंगे। यानी कि जैसे मैंने मिडल 25 निकाला, फिर से लिस्ट दो में डिवाइड हो गई, एक 1 से लेके 24 तक और एक 26 से लेके 49 तक। मुझे बताइए अब 25th नंबर पे अगर जीवन है और हमें कंपेयर उसको राम से करना है और यहाँ पे राम अवेलेबल नहीं है 25th नंबर में, तो ये जो आर जो है वो तो जे के बाद आता है। अरे भाई जे के बाद आता है तो मुझे बताइए ये जो राम नाम का रिकॉर्ड है ये 1 से लेके 24 तक के रिकॉर्ड्स में सर्च होगा कि 26 से लेके 49 तक, यानी कि अब ये राम काय में होगा क्योंकि आर हमारा क्या है, बड़ा है किससे, जे से। तो अब हमारा जो ये राम नाम का रिकॉर्ड है वो काय में सर्च होगा, 26 से लेके 49 वाला जो ये एक हाफ है, ये मैंने फिर से क्या कर दिए, फिर से इसको दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये सब लिस्ट में होगा। अब इसका फिर से एवरेज निकालिए, 26 + 49 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका जो एवरेज होगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 26 + 49 नियर अबाउट 37 के आसपास हो जाएगा, जो भी होगा 37 के आसपास। और अगर वो 37 के आसपास है तो फिर से आप क्या कीजिए, वहाँ पे चेक कीजिए, अगर वहाँ पे राम अवेलेबल है तो ठीक है, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप चेक कीजिए क्या आर बड़ा है। अगर आर बड़ा है तो फिर लोअर हाफ में चेक करेंगे, और अगर आर छोटा है तो फिर हम 37 के ऊपर, यानी कि 26 से 37 के ऊपर जो होंगे उसमें चेक कर देंगे। यानी हो क्या रहा है, बाइनरी सर्च में हर बार ये हमारा क्या हो रहा है, ये लिस्ट हाफ हाफ में डिवाइड होते जा रही है। यानी इन जनरल कि मैंने क्या किया, अब देखिए ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की लिस्ट थी, इसलिए आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर यहीं पे अगर मैं एक इंटीजर नंबर्स का एग्जांपल ले लूँ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, सपोज मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे कि एक ऐसा एग्जांपल ले लेते भाई, 1 से लेके 100 तक क्या है हमारे रिकॉर्ड्स है, ठीक है। मैंने ये नंबर ले लिए, नंबर्स, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मैं ले लेता हूँ सपोज मुझे यहाँ पे सर्च करना है 30 नहीं ले लेते, 42 ले लेना है, ठीक है। 42 मुझे क्या करना है, सर्च करना है। तो सबसे पहले तो मैं 42 सर्च करने के लिए देखूंगा कि 1 और 100 का मिडल कौन, 50। अरे 50 से इसको हम कंपेयर करेंगे कि 42 और 50 में ये सीक्वेंस में नंबर्स है, 42 और 50 को हम कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताइए 42 50 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो 42 अगर हमारा छोटा है तो हम जो हमारी 1 से लेके 50 तक की लिस्ट है 42 को हम उसी में सर्च करेंगे। फिर आप इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, इन दोनों का एवरेज सपोज 26 हो जाएगा, तो दो लिस्ट बन जाएंगी, एक हो जाएंगी 1 से लेके 25 तक, एक 1 से 25 और एक हो जाएंगी 27 से लेके 50 तक। अब मुझे बताइए फिर से मैंने ये 42 26 से कंपेयर किया तो 42 बड़ा है, 42 बड़ा है, तो मुझे बताइए 42 बड़ा है तो इसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और इसमें सर्च करेंगे 27 और 50 में। अब 27 और 50 का हम क्या फिर से निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। सपोज इसका एवरेज कितना हो जाता है, सपोज 38 हो जाता है, ठीक है। तो हम 42 को 38 से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। फिर देखेंगे 42 हमारा कौन है, बड़ा है। अरे भाई 42 बड़ा है तो फिर ये 38 के बाद का जो होगा, जैसे सपोज यहाँ पे ये ऐसा हो गया 27 से 38 और एक हो गया 39 से 50। तो 42 अगर 32 से बड़ा है तो 42 इसमें सर्च होगा, फिर इन दोनों का एवरेज निकालिए। ऐसे क्या करते जाइए, हर बार लिस्ट क्या होते जाएंगी हमारी, हाफ में डिवाइड होते जाएंगी और चेक होते जाएंगे, ठीक है। तो अब रही बात की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी के लिए अगर हमें इसको समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की वो होती है हमारी log of n to the base 2। अब ये log of n to the base 10 क्यों ऐसा, मुझे बताइए। सपोज मैंने आपको बोल दिया अभी 100 एलिमेंट्स है, तो 100 एलिमेंट्स का मिडल निकालिए, वो कितना हो जाएगा 50 पे। मैंने पहले 50 नंबर वाले रिकॉर्ड को क्या कर दिया, चेक कर दिया, यानी इसके साथ कंपेयर किया राम को, ठीक है। फिर 50 का हाफ कितना होता है 25। फिर मैंने क्या कर दिया, यानी पहले वो जो 100 पर्सन्स की लिस्ट थी वो पहले क्या हो गई, दो 50-50 की लिस्ट में डिवाइड हो गई। फिर वो कोई एक लिस्ट स्किप हो गई और एक लिस्ट हमारी क्या हो गई, यूज़फुल है। उसमें से सपोज मेरी अपर हाफ यूज़फुल है तो वो फिर से 25 की लिस्ट हो जाएंगी, फिर से वो 12 की लिस्ट हो जाएंगी, फिर 6 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। यानी हर बार क्या होने वाला है, हाफ ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होते जाएंगे, एलिमिनेट होते जाएंगे। इट मीन्स कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि सपोज 100 एलिमेंट्स है, ठीक है, 100 एलिमेंट्स है तो पहले वो 100 की लिस्ट क्या हो जाएंगी, एक कंपैरिजन के बाद 50 की, फिर से एक कंपैरिजन के बाद वो लिस्ट हो जाएंगी 25 की, फिर से वो लिस्ट हो जाएंगी 12 की, फिर से वो 6, फिर 3,
फिर 2, फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी कितनी कंपैरिजन लगने वाली है हमारी, सिर्फ और सिर्फ 8 कंपैरिजन लगने वाले हैं। तो मुझे बताइए, आप करके देखिए, log ऑफ 100 टू द बेस 2, ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर 8 के आसपास ही आता होगा। आई बात समझ में? यानी कि मुझे 100 रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स के इसमें भी मुझे अगर क्या करना है, एक रिकॉर्ड को क्या करना है, मुझे सर्च करना है, तो कितने कंपैरिजन लगने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 कंपैरिजन लगने वाले हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या होते जाएगा, हर बार वो जो लिस्ट है वो क्या होते जाएंगी, हाफ में डिवाइड होते जाएंगी। जैसे मैंने मिडल एलिमेंट से कंपेयर किया, अगर मेरा मिडल एलिमेंट पे अगर वो एलिमेंट मिल गया राम नाम का रिकॉर्ड, तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊपर वाले हाफ में होगा कि नीचे वाले हाफ में, क्योंकि वो लिस्ट क्या है, सॉर्टेड है। अगर ऊपर वाला हाफ काम का है तो उसको हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, नीचे वाले हाफ को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम कुछ नहीं करने वाले। फिर से हमने वो जो हाफ है उसको फिर से हमने हाफ किया, उसको चेक किया, फिर से हम देखेंगे कि अपर हाफ काम का है कि लोअर हाफ, और जो हाफ काम का उस पर हम प्रोसेस करेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इट मीन्स कि आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि 25,000, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि लीनियर सर्च, मैंने बोला लीनियर सर्च में क्या हो जाएगा, लीनियर सर्च में 25,000 रिकॉर्ड्स को 25,000 मिनट्स लग जाएंगे। पर यही अगर हम बाइनरी सर्च करेंगे, तो देखिए बाइनरी सर्च करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो 25,000 है, इसका हाफ वो पहले एलिमेंट काय में हो जाएंगे, वो 12,500 के इसमें रिकॉर्ड डिवाइड हो जाएगा, एक कंपैरिजन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद फिर से ये हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3,012 या 13, ठीक है। इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट, इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट, इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 350 370 2 के आसपास। इसको हाफ कर देंगे तो हो जाएगा ये 180 के आसपास, ठीक है। इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 45, फिर से ये हो जाएगा इसका हाफ 22, फिर ये हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 1। यानी देखिए कितने कंपैरिजन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 25,000, अगर 25,000 रिकॉर्ड्स है भी तो भी कितने कंपैरिजन लगने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 कंपैरिजन लगने वाले हैं। 15 से ज़्यादा कंपैरिजन नहीं लगेंगे और हमारा वो रिकॉर्ड हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हम फिर से देखने वाले हैं। फिलहाल हमें ट्रेड ऑफ समझना था, इसके लिए हमने ये टेक्निक्स देखा कि कैसे अलग अलग एल्गोरिदम को अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर की नीड होती है, और कैसे एक ही एल्गोरिदम, देखिए ये दोनों भी एल्गोरिदम सर्च के थे, फिर एक लीनियर सर्च था तो एक बाइनरी सर्च था, कैसे दोनों एल्गोरिदम्स को अलग अलग टाइम लग सकता है। पहले लीनियर सर्च में उसको टाइम लगा ऑर्डर ऑफ n, और इसमें इसको टाइम कितना लगा, log ऑफ n। अब ये देखिए log ऑफ n टू द बेस 2, ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार वो लिस्ट क्या हो जा रही है, हाफ में डिवाइड हो जा रही है। अरे अगर ये हाफ में डिवाइड हो जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताइए। कि मैंने बोला भाई 25,000 रिकॉर्ड्स है, तो आप घर पे जाके करके देखिए, या फिर आपके पास अगर इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होगा, सभी के पास होगा, आप अपने इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट कीजिए। लॉग ऑफ, मैं बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कीजिए। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, लॉग ऑफ 25,000 टू द बेस 2। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 15 के आसपास ही आएगा। यानी कि अगर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो 25,000 रिकॉर्ड्स के अंदर भी अगर हमें सर्च करना है तो मैक्सिमम कितने कंपैरिजन लगेंगे, 15 कंपैरिजन लगेंगे। यानी कि अगर एक कंपैरिजन को 1 मिनट लगता है तो 15 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपकी कितना डिफरेंस है 25,000 मिनट्स में और 15 मिनट में। या फिर अगर हम और भी हम लेते हैं कि 2 लाख 3 लाख रिकॉर्ड्स है, तो ये तो और भी टाइम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बाइनरी सर्च बहुत कम टाइम लेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए ये कहाँ यूज़ होता है, इसका बहुत सारा यूज़ है। जैसे कि हमारी जो टेलीफोन डायरेक्टरी रहती थी बहुत पहले, आजकल तो नहीं है, बहुत पहले एक टेलीफोन डायरेक्टरी रहती थी कि जिसमें हर एक पर्सन का नाम रहता था, किसी भी फैमिली मेम्बर का जिसके नाम से वो टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर रजिस्टर्ड है, और उनका वो क्या रहता था, यहाँ पे नंबर रहता था, टेलीफोन डायरेक्टरी। तो उसमें आप देखिए कि ये जो नेम्स की लिस्ट रहती थी वो क्या रहती थी, सॉर्टेड रहती थी। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बाइनरी सर्च के, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस है बाइनरी सर्च के, कि बाइनरी सर्च का एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही कम
टाइम में आपको क्या करके दे देगा, सर्च करके दे देगा, ठीक है। पर उसके लिए एक इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, मुझे एक बात बताइए कि ड्रॉबैक क्या है, यानी कि मुझे डायरेक्टली मिडल एलिमेंट एक्सेस करना है या फिर कभी कभी मुझे अपर हाफ यूज़ करना पड़ता है, कभी लोअर हाफ यूज़ करना पड़ता है। तो हमें एक ऐसा एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमारा अरे है, आगे चल के हम देखेंगे अरे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मिडल लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें मिडल लोकेशन एक्सेस करते नहीं आएंगी डायरेक्टली तो हम बाइनरी सर्च यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे इसके क्या है, ड्रॉबैक्स भी हैं पर एडवांटेजेस भी है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेड ऑफ में इन दोनों टेक्निक्स का क्या यूज़ है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, अभी हमने दो टेक्निक्स देखे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। देखिए अगर आपको ये लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च अगर नहीं भी समझाऊंगा, थोड़ा कम समझाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के हमें ये सेकंड और थर्ड यूनिट में हम इसके पूरे एल्गोरिदम्स और बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये इसलिए सीखा कि अभी मुझे आपको ये बताना था कि अलग अलग एल्गोरिदम को अलग अलग टाइम लग सकता है, बल्कि ये दोनों ही एल्गोरिदम्स जो थे वो सर्चिंग के थे। तो अगर किसी को ये बाइनरी सर्च या फिर लीनियर सर्च अगर नहीं समझाऊंगा तो हम इसका एल्गोरिदम अभी तक मैंने बताया ही नहीं है आपको कि कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं, और ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अगर आपको, मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आपको ये बाइनरी सर्च का अगर नहीं भी समझाऊंगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी हम ये एक इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं, पहला यूनिट हमारा एक इंट्रोडक्शन है, सो दैट आपको यहाँ पे सिर्फ पता होना चाहिए बेसिक्स की क्या होता है और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों एनालिसिस करना है हमें किसी भी एल्गोरिदम का, या क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर क्यों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। फिलहाल मुझे आपको इतना ही बताना है। और ये दोनों ही एल्गोरिदम्स जो हमने देखे ये आगे चल के फिर से हमें देखने हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब रही बात कि हमारी क्या है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो अभी जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई, मैंने बोला भाई एक नेम एम्प्लॉय का ले लेता हूँ मैं, और एक ले लेता हूँ आधार नंबर, ठीक है, और एड्रेस, एज, जो भी टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन। यानी कि मैंने क्या कर लिया, एक अलग रिकॉर्ड ले लिया और यहाँ पे सपोज़ मेरे पास बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं और सपोज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे उनके रिस्पेक्टिव आधार नंबर, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और किसी ने मुझे बोल दिया कि ये एक रैंडम लिस्ट है, ये रैंडम लिस्ट को मुझे क्या करना है, सर्च करना है। तो अभी मैंने बताया कि लीनियर सर्च एफिशिएंट नहीं है, बाइनरी सर्च एफिशिएंट है। तो बाइनरी सर्च एफिशिएंट है तो मुझे बताइए बाइनरी सर्च के लिए लिस्ट क्या चाहिए, सॉर्टेड चाहिए। तो अब हमारे पास दो वेज है। पहला वे क्या है हमारे पास कि पहले ये लिस्ट को क्या कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए। सेकंड, हम इस पर क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो एक रैंडम लिस्ट है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी सर्च, क्योंकि बाइनरी सर्च क्या करता है हमारा, बहुत ही कम टाइम लेता है। आई बात समझ में। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। पर सपोज़ किसी दिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिए कि आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है, आधार नंबर की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। सपोज़ ये रिस्पेक्टिव नेम्स की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और अकॉर्डिंग टू आधार नंबर हमें वहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड्स सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए अब अकॉर्डिंग टू आधार नंबर, अब आधार नंबर को तो मैं डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता हूँ, सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। हम आधार नंबर को सॉर्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव डाटा भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव डाटा भी सॉर्ट करना पड़ेगा। यानी सपोज़ मेरा ये आधार नंबर का जो ये रिकॉर्ड है 10वें नंबर का, ये फर्स्ट नंबर पे जाता है, तो उसके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग जो नेम है, टेलीफोन नंबर, एड्रेस और एज है, वो भी क्या होने चाहिए, शफल होने चाहिए। तो अगर सिर्फ आधार नंबर की लिस्ट है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इन दोनों लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही लिस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सॉर्टेड ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करना पड़ेगा। यानी मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो अकॉर्डिंग टू नेम्स सॉर्टेड हो, एक लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी जो अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड सॉर्टेड हो, और इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, लिंकिंग भी होनी चाहिए। यानी मुझे क्या करने पड़ेंगे, मेमोरी में दो फाइल स्टोर करने पड़ेंगे, एक अकॉर्डिंग टू आधार नंबर हमें क्या करनी पड़ेंगी, सॉर्ट करके रखनी पड़ेंगी, और एक अकॉर्डिंग टू नेम्स यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग है वो लिंकिंग भी हमें क्या करनी पड़ेगी, यानी पॉइंटर्स भी हमें सेव करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये हमें इतना नहीं समझेगा,
ये इतना आपको अभी नहीं समझेगा, क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक है आगे चल के, ये वो एक यूनिट है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारा हुआ नहीं है फिलहाल। आप ऐसा समझिए कि एक सॉर्टेड लिस्ट है नेम्स की, यही लिस्ट और यही लिस्ट एक सॉर्टेड है आधार कार्ड, आधार नंबर्स के बेसिस पे। इन दोनों को हमें स्टोर करना पड़ेगा और इनके बीच में क्या करनी पड़ेगी, लिंकिंग होनी चाहिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च इफ़िशिएंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता है, इनको पहले सॉर्ट करना है, फिर मुझे उसको टेक्निक को अप्लाई करना है बाइनरी सर्च को। तो सॉर्टिंग के लिए मुझे ये अरे की जितनी मेमोरी लगेंगी, फिर से बाइनरी सर्च के लिए, यानी कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर मुझे बाइनरी सर्च यूज़ करना है तो बाइनरी सर्च यूज़ करने के लिए मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने के लिए क्या हो जाएंगी, बहुत सारी मुझे स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा। तो बाइनरी सर्च भले ही टाइम बहुत कम लेता है, यानी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम है। कैसे पता कम है, मैंने अभी बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की कितनी है, ऑर्डर ऑफ n, यानी लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। और हमारा सेकंड जो है बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n टू द बेस 2। तो ये n और log n, इन दोनों में से छोटा कौन है, log n छोटा है। कैसे पता, मैंने अभी आपको बोला था, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर लीजिए, n इक्वल टू ले लीजिए 25,000। अरे n इक्वल टू 25,000 लेंगे तो यहाँ पे 25,000 मिनट्स लगेंगे, पर यहाँ पे n इक्वल टू 25 लेंगे तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 15 कंपेरिजन्स लगेंगे, यानी 15 मिनट्स लगेंगे। अरे आई बात समझ में। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कम है, बाइनरी सर्च की। पर मुझे बाइनरी सर्च के लिए पहले क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है। तो सपोज सॉर्टिंग करने के चक्कर में, सॉर्टिंग के लिए मुझे बहुत सारी मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है, और मैं सॉर्टिंग के लिए मुझे बहुत सारी मेमोरी का यूज़ हुआ, पर हमारा बाइनरी सर्च ने कम टाइम लिया, ठीक है। पर वहीं अगर हम लीनियर सर्च करते हैं तो लीनियर सर्च में तो मुझे कोई सॉर्ट करना नहीं है, डायरेक्ट मुझे 1 बाय 1 रिकॉर्ड सर्च करना है। यानी लीनियर सर्च में क्या हो रहा है, लीनियर सर्च में स्पेस तो कम लग रही है पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। पर बाइनरी सर्च में क्या हो रहा है, स्पेस ज़्यादा लग रही है सॉर्टिंग के लिए और फिर सर्चिंग के लिए टाइम कम लग रहा है। आई बात समझ में। तो इसी बिहेवियर को क्या बोला जाता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। कि हमें कभी कभी क्या हो जाता है पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करने में कि कम टाइम यूज़ करने वाला एल्गोरिथम बनाने के चक्कर में स्पेस ज़्यादा यूज़ हो जाती है, या फिर कभी कभी स्पेस कम यूज़ करने के चक्कर में एल्गोरिथम को सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यही बिहेवियर को क्या बोला जाता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट सब टॉपिक था। और यहाँ पे हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट होता है, पर पहला यूनिट बहुत ही इंट्रोडक्टरी था। किसी को कुछ इसमें से नहीं भी समझाऊंगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिए या मैं ऐप पे भी बैच क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, उस पे से भी आपको समझ में आ जाएगा। और बैच मैं खुद ही क्रिएट करूंगा, आपको कोई भी बैच कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई नीड नहीं है बैच कोड की, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा और उसमें आपको जो भी डिफिकल्टी मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, और एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च अगर किसी को नहीं समझा होगा थ्योरेटिकल पार्ट, तो हम इसको रिपीट करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी था इसीलिए हमने इसको ऐसे देखा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको आगे जब ये मेन टॉपिक में आएगा, मेन यूनिट में आएगा, हमारे सेकेंड यूनिट में जब हम अरेज और लिंक लिस्ट देखने वाले हैं, अरेज नाम के सब टॉपिक में, लिंक लिस्ट नाम के डाटा स्ट्रक्चर में, ये सब टॉपिक्स फिर से आने वाले हैं, तब हम इनका एल्गोरिदम और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। फिलहाल हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप पढ़ते रहिए, बाकी भी वीडियोस आपके जल्दी से पोस्ट किए जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कीजिए, ओके, थैंक यू।